छात्रों, आज हम सब आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में आधुनिक काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से मानते हैं, अर्थात कह सकते हैं 1843 ईस्वी से। प्रश्न हमारा है कि भारतेंदु युग के साहित्य पर प्रकाश डालिए। देखिए, सन 1850 से लेकर 1900 तक कालखंड को हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल, परिवर्तन काल, आधुनिक काल और नवजागरण काल आदि कई नामों से संबोधित किया गया। और देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक और हिंदी नवजागरण के पुरस्कर्ता रचनाकार हैं। अर्थात कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन होता है और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया है। अतीत के सापेक्ष वर्तमान का पुनर्मूल्यांकन ये भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख तत्व है। अब देखिए, जो भारतेंदु की विशेषताएं थी और उस युग की विशेषता क्या थी कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता थी। प्रकृति चित्रण, श्रृंगार चित्रण, रीति, तत्व, प्रकृति की रचनाएं भी हुआ करती थी आधुनिक काल में, क्योंकि द्वंद्व था भाषा के स्तर पर। देखिए, तो जो कविताएं होती थी वो खड़ी बोली में होती ब्रज भाषा में होती थी, और गद्य जो होता था वो खड़ी बोली में होता था, क्योंकि रीति काल से जो कविता चली आ रही थी ब्रज भाषा में, आधुनिक काल में भी कविता भारतेंदु भी जो कविताएं करते थे वो ब्रज भाषा में करते थे। कुछ कविताएं हैं जो इनकी खड़ी बोली में हैं, जैसे फूलों का गुच्छा, लेकिन इनकी जो अनेक कविताएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं और गद्य इनके खड़ी बोली में है। तो धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना का विकास। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने नाटक, इनका नाटक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। इन दोनों नाटकों के माध्यम से भारतीयों को जाति, धर्म, क्षेत्र के भेद को त्यागते हुए देश मुक्ति हेतु जागरण का आह्वान करते हैं भारतेंदु जी। और अपने नाटक में इनके साथ ये कहे कि राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति दोनों की अभिव्यक्ति मिली है। और अंधाधुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, ये अपने नाटक में लिखते हैं कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। ये प्रताप नारायण मिश्र भी इनके युग में लिख कहे थे। भारतेंदु जी अतीत का गौरवगान करते हुए वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण किया है। भारतेंदु जी कहते हैं कि अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु के यहाँ राष्ट्रीय चेतना में एक अंतर विरोध दिखता है। भाषा और संवेदना दोनों स्तर पर देखा जा सकता है। इनकी कविता जो थी वो ब्रज भाषा में है और गद्य खड़ी बोली में है। तो राजभक्ति और देशभक्ति दोनों भारतेंदु के अंदर विद्यमान थी। अंग कहते हैं भारतेंदु जी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चल जाती है अति ख्वारी। देखिए, यहाँ पर राजभक्ति और देशभक्ति दोनों की अभिव्यक्ति भारतेंदु में मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका निकालते थे और इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की थी। नोट कर लीजिए कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों में कि किस पत्रिका में विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील की थी। तो पत्रिका है कवि वचन सुधा। अब देखिए, उसके बाद इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका में भारतेंदु ने स्वयं कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली, क्योंकि आधुनिक काल में भारतेंदु जी के माध्यम से हिंदी में एक नया परिवर्तन आया।
और स्वयं भारतेंदु ने कहा हिंदी अब नई चाल में ढल गई है और इसके 8 अंकों बाद 8 अंक के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। स्त्रियों की शिक्षा के प्रति जागृति लाने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाला बोधनी नाम की एक पत्रिका निकाली। नोट करिए इसको भी, बाला बोधनी नाम की पत्रिका निकाली। इससे स्त्रियों को उन्होंने जागृति करने का कार्य किया, स्त्रियों में जिससे शिक्षा के प्रति रुचि जागे। और ये देश प्रेमी थे, देश की विषमता का चित्रण ये अपनी रचनाओं में करते थे। इनके साहित्य में भक्ति और रीत, आधुनिकता सब विद्यमान है। कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र साहित्य के माध्यम से साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। ये अपने साहित्य के माध्यम से साम्राज्यवाद का विरोध करते थे क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और समूचे साहित्य में चेतना का एक अभिनव संखराद इन्होंने किया है। तो देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे जिनके अंदर अंतर विरोध तो विद्यमान था, लेकिन अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और फलतः ये मुकरियाँ और पहेलियाँ भी इन्होंने लिखा। अमीर खुसरो की जो शैली थी, कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसका पुनरुद्धार किया है। तो भारतेंदु की शैली भी देखिए, इनकी विशिष्ट शैली थी। तो भारतेंदु के अंदर भाषा के स्तर पर देखिए कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों पे इन्होंने रचनाएं की और इस तरह द्वंद्व भी है इनके अंदर, राजभक्ति भी है और देशभक्ति भी। तो भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और इन्हीं की प्रेरणा से एक भारतेंदु युग का निर्माण हुआ। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में अगले कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। देखिए ये जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और राय कृष्णदास और इलाचंद जोशी, इन्होंने प्रसाद को हिंदी साहित्य का या कह सकते हैं हिंदी का सर्वप्रथम छायावादी कवि माना है। राय कृष्णदास और इलाचंद जोशी ये प्रसाद जी को सर्वप्रथम छायावादी कवि मानते हैं। प्रसाद जी के काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं मिलती है। व्यक्तिवादिता या आत्माभिव्यक्ति, दूसरी विशेषता है प्रकृति प्रेम, तीसरी विशेषता है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण, चौथी विशेषता है रहस्यवाद। देखिए जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है आंसू, इसमें प्रसाद जी ने नितांत व्यक्तिगत पीड़ा अपनी व्यक्त करते हैं। कहते हैं आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। यानी हमारे प्रश्न पागलों की तरह शून्य में गूंज रहे हैं और केवल सवाल ही सवाल है। प्रसाद जी के यहाँ कविता दर्द को खुलकर कहने लगी। तो देखिए प्रसाद की जो शैली थी, प्रसाद की जो आत्मकथ्य था, जो इनका कथ्य है आत्मकथ्य है और शैली है मैं। देखिए व्यक्तिवादिता की भावना पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिवादिता केवल आधुनिक काल में आया। ये व्यक्तिवादिता जो है पहले भी था। भक्ति काल में जब आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कबीर भी कहते हैं, अर्थात भक्ति काल के सभी कवियों ने कहा, लेकिन वहाँ पर एक भगवान का सहारा लिया जाता था। छायावाद में पहली बार मैं सत्ता का विकास हुआ और व्यक्ति उसका अंतर जगत आया। कबीर भी कभी कहे थे पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। लेकिन छायावाद के कवि पहली बार खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। भक्ति काल में तो कबीर ने कहा था जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। लेकिन छायावाद का कवि अपनी समस्त भावनाएं व्यक्त करना चाहता है। तो प्रसाद जी आंसू के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। और प्रसाद जी प्रकृति प्रेमी थे। प्रसाद जी प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति में आत्म विस्तार है इनके यहाँ। प्रसाद जी के यहाँ प्रकृति चेतन के रूप में है।
प्रसाद जी के यहाँ जो प्रकृति है वो चेतन के रूप में है। जो विचार या भावनाओं को जड़ समाज ने नहीं सुना वह प्रकृति ने सुन लिया, जो चाहा वह कह दिया। प्रसाद जी की उषा एक कविता है इनकी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ प्रसाद जी उषा को पनघट पर पानी भरने वाली नारी के रूप में चित्रित किया है। तो देखिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी हो जाता है, तो उषा का उन्होंने मानवीकरण कर दिया है। और प्रकृति के सौंदर्य चित्रण में प्रसाद ने आत्मीयता का परिचय दिया। जैसे इनके कामायनी में आप जब देखेंगे तो भारतीयों में आलस्य और निराशा को समाप्त करते हुए चेतना का संचार करते हैं। और प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। देखिए प्रसाद का जो दृष्टि है बहुत व्यापक है और प्रसाद ने नारी के आंतरिक सौंदर्य को पहचानने का प्रयास किया है। इनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी की पात्र श्रद्धा ऐसी नारी पात्र है जो मानवता के विकास की ओर अग्रसर है। श्रद्धा कहती है मनुष्य, औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये देखिए प्रसाद की दृष्टि, नारी जो पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही है, नारी प्रेरणा दे रही है, नारी ऊर्जा का संचार कर रही है। ये छायावाद में ही संभव हुआ कि पहली बार एक नारी पुरुष को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है और नारी पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही है। तो प्रसाद की सौंदर्य चेतना में भी एक नवीनता है। और प्रसाद के यहाँ सौंदर्य वर्णन नहीं है, सौंदर्य बोध है। प्रसाद के यहाँ सौंदर्य वर्णन नहीं, सौंदर्य बोध है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में प्रसाद जी कहते हैं, अब देखिए सौंदर्य का यहाँ वर्णन नहीं बोध है। नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखिए यहाँ सौंदर्य वर्णन नहीं है, सौंदर्य बोध है। अब देखिए प्रसाद ने नारी को सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया और नारी के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को दिखाया है। इनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है पुरस्कार, और पुरस्कार कहानी की जो पात्र है मधुलिका, वो व्यक्तिगत प्रेम से आगे राष्ट्र प्रेम को महत्व देती है, व्यक्तिगत प्रेम से आगे राष्ट्र प्रेम को महत्व देती है। और देखिए प्रसाद जी ने दिखाने का प्रयास भी किया है कि व्यक्तिगत अपने निजी प्रेम से आगे राष्ट्र का प्रेम महत्व होता है। तत्कालीन समय में आज़ादी का दौर चल रहा था और प्रसाद जी इससे छूटे नहीं हैं। प्रसाद जी साहित्य के माध्यम से एक बिगुल फूंक रहे थे। प्रसाद जी ने दिखाया कि भारतीय नारी जितनी वैचारिक स्तर पर प्रखर है, भावनाओं के स्तर पर उतनी ही समृद्धशाली। और प्रसाद के यहाँ रहस्यवाद भी पाया जाता है। तो प्रसाद के यहाँ रहस्यवाद प्रश्नाकुलता है, जहाँ जिज्ञासा है और ससीम का असीम के प्रति प्रणय निवेदन है, यही प्रसाद का रहस्यवाद है। प्रसाद जी कहते हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। आखिर वो रमणीय अनंत रमणीय शक्ति आखिर कोई संसार को चला रहा है, ये है रहस्य। जो अभिव्यक्ति के क्षण में गोपन रह जाए वही तो रहस्य है। तो कह सकते हैं कि छायावाद का अंतिम दौर था, जहाँ कविता कल्पना में आते आते आकाश में विचरण करने लगती है। प्रसाद जी कल्पना की नाव पर सवार होकर कल्पना को ही नाविक बना डालते हैं और उससे आग्रह करते हैं, ले चल वहाँ भुलावा देकर, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये हैं प्रसाद जी
जो कल्पना की नाव पर सवार होकर कल्पना को ही नाविक बना डालते हैं। तो अंततः कहा जा सकता है कि प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं और प्रवर्तक के रूप में इनको माना ही जाता है। हमारे अगले पाठ्यक्रम में जो है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में हम लोग चर्चा कर लें, इनकी काव्य दृष्टि पर। तो देखिए, छायावाद के प्रसिद्ध कवि निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। ये सच्चे भक्त और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। ये सच्चे भक्त और ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। स्वभाव से निराला जी का जो स्वभाव था वो क्रांतिकारी स्वभाव थे इनका। इनकी कविताओं में लेकिन सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। निराला जी रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध करते हैं। शोषित वर्ग के प्रति इनकी गहरी सहानुभूति है और शोषकों के प्रति आक्रोश है। पूंजीपतियों के विरोध में निराला जी लिखते हैं, अबे सुनबे गुलाब भूल मत, जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ये निराला की ताकत थी, जो पूंजीपतियों के विरोध में निराला जी लिखते रहे। निराला जी सामंतवादी व्यवस्था को बदलकर साम्यवादी की स्थापना करना चाहते थे और अछूत प्रथा, जातिवाद, वैश्यावृत्ति के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। स्त्री पुरुष समता का इन्होंने समर्थन किया और अपने युग के विषम यथार्थ को अपनी कविताओं, इनकी प्रसिद्ध कविता है तुलसीदास, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, इनमें विषम यथार्थ को निराला जी प्रकट करते हैं। कुछ कविताएं इनकी जैसे हैं पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति। कविताओं में नारी की जो दुख है, वेदना है, पीड़ा है, उसकी दुख स्थिति का जीता जागता वर्णन इन्होंने किया है। इनकी प्रसिद्ध कविता वह तोड़ती पत्थर, कविता में मजदूरनी के प्रति निराला की गहरी सहानुभूति प्रकट हुई है। और निराला जी कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। देखिए क्या कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर ये निराला ही देख सकते थे। जिसकी संवेदना व्यापक होगी, विस्तार होगी, वही देख सकता है। तो देखिए, सामाजिक विषमताओं को देखकर निराला का मन दुखी हो जाता है और मन में वेदना, निराशा के भाव आ जाते हैं। स्नेह निर्झर बह गया कविता में निराला जी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। कहते हैं, स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, आम की यह डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पिक या सिखी। नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, नहीं जिसका अर्थ जीवन रह गया है। ये निराला की पीड़ा है, ये निराला की बेचैनी है, ये निराला का दर्द है। निराला जी देखिए, तत्कालीन समय में राष्ट्रीय आंदोलन का समय था, तो निराला भी कैसे अछूते रह जाते। निराला जी की राष्ट्रीय चेतना से भी ओतप्रोत थे और इनके कविता में राष्ट्र प्रेम का स्वर मुखर हुआ है। निराला जी कहते हैं, भारत जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। तो निराला जी अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के स्वर को बुलंद किया है। निराला के यहाँ भी प्रकृति चित्रण है कविता में। तो निराला की कविता राम की शक्ति पूजा, देखिए इसमें कोमल और कठोर दोनों रूपों में प्रकृति का चित्रण हुआ है। इनकी कविता है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूदर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मिसाल। देखिए, ये कविता लिखने वाले कौन है? निराला जी। जहाँ प्रकृति के कठोर रूप हैं और इनमें कोमल रूप भी पाया जा सकता है। ये पंत ही हैं, निराला ही हैं। जब युद्ध से लौटे राम, निराश मन में सीता की कुमारिका छवि उभर जाती है। कहते हैं, याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का 9 पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय। तो निराला की जो कविता में
प्रकृति के कोमल और कठोर दोनों रूपों को देखा जा सकता है। और निराला का नारी विषयक दृष्टिकोण भी बहुत ही व्यापक है, उदार है। निराला ने कहा था कि प्रसाद के श्रद्धा में ही सौंदर्य नहीं है, बल्कि सौंदर्य उस मजदूरनी में भी है जो धूप में पत्थर तोड़ रही है। इस प्रकार हम सब कह सकते हैं कि निराला छायावादी पीढ़ी के होते हुए भी पूरी तरह प्रगतिशील कवि थे और ये मुक्त छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं और इन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली को ही अपनाया है। अब हमारे छायावादी कवियों में जो अगली कवित्री हैं महादेवी वर्मा। देखिए, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद युग की प्रमुख स्तंभ है। हिंदी साहित्य में छायावाद युग की प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा है और इन्हें आधुनिक युग के मीरा भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है और इसी तरह इन्हें अन्य विशेषणों भी सम्मानित किया गया है, जैसे इन्हें साहित्य साम्राज्ञी कहा जाता है और शारदा की प्रतिमा आदि विशेषणों से इन्हें सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। वेदना और करुणा इनके कविताओं के मुख्य विषय थे। विरह वेदना के कारण ही इन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। देखिए, महादेवी वर्मा में भी व्यक्तिवादिता थी। महादेवी तो कहती थी कि छायावादी मनुष्य अपनी हर सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है। छायावादी मनुष्य अपनी हर सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जो चिंतन था वह संपूर्ण विश्व की करुणा उनके हृदय में समा जाए। कहती थीं, शेष नहीं होगा यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको ढूंढा पीड़ा में तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। तो महादेवी जी को पीड़ा से विशेष स्नेह था। दुख इन्हें बहुत प्रिय था, क्योंकि यह वेदना साधारण न होकर उनको प्रिय द्वारा दिया गया वरदान है। ये दुख को वरदान मांगती थी और ये अपने आप को सुहागनी मानती हैं। कहती हैं, दूर प्रिय से हूं अखंड सुहागनी भी, स्वयं को समष्टि की वेदना के साथ एकाकार कर लिया है। महादेवी वर्मा ने रहस्यवाद को अपने ढंग से प्रकट किया है, छायावाद से रहस्यवाद की ओर बढ़ी हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल महादेवी वर्मा को शुद्ध रहस्यवादी नहीं मानते। महादेवी वर्मा का विरह निवेदन संत कवियों के ही समान है, परंतु इनकी जो अभिव्यक्ति है वो अत्यधिक सूक्ष्म है। इनकी कविताओं में प्रिय, प्रियतमा, आत्मा व आत्मसत्ता प्रतीक के रूप में आते हैं। महादेवी वर्मा गीत लिखने में ये बड़ी सफल है और जो गीत काव्य की विशेषता होती है सभी विशेषताएं इनके गीत में मिल जाते हैं। वैयक्तिकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता, रसबोध, सौंदर्यबोध, सभी विशेषताएं महादेवी के गीतों में आप देख सकते हैं। जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ऐसे महादेवी वर्मा के जो गीत तत्व हैं, जो विशेषता होती हैं, सभी विशेषताओं से महादेवी का काव्य अपने आप में संपूर्ण है। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी के गीत काव्य में सभी तत्व दिखाई देते हैं। 1932 ईस्वी में इन्होंने स्त्रियों के लिए चांद पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभाला और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महादेवी वर्मा ने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। आतुरता, प्रतीक्षा, समर्पण, जिज्ञासा, ये सब इनकी कविताओं की मुख्य प्रवृत्ति रही है और अंततः कहा जा सकता है कि इनकी कविताएं भारतीय नारी की मानसिकता की उपज है। मैं नीर भरी दुख की बदली इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है। इन्होंने नारी की पीड़ा, नारी की वेदना व्यक्त कर दिया और करुणा और विरह के कारण ही इनको आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। हमारे पाठ्यक्रम में अगले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस पर हम लोग सब नोट्स आपको दे दिए गए हैं, अब चर्चा करने की ज़रूरत है। आप एक बार पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। देखिए,
छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम जो था गोसाई दत्त था। ये कोमल कल्पना के कवि कहे जाते हैं और प्रकृति से इनका बहुत लगाव था। प्रकृति से इनका बहुत लगाव था और पंत ने ये प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे और इन्होंने स्वयं लिखा था कि कविता की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति के निरीक्षण से प्राप्त हुई है। इसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुमांचल उत्तराखंड में है प्रदेश को है। कभी जीवन से पहले भी मुझे याद है कि मैं घंटों बैठकर प्रकृति के दृश्यों को एकटक देखा करता था। पंत जी प्रकृति को साकार करते हैं और प्रकृति प्रेम इतना बढ़ा कि कवि ने सारी सीमाओं को तोड़कर यह कह दिया कि छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। देखिए, पंत जी के लिए प्रकृति सहचरी, सखी, प्रेयसी, माँ सब कुछ हो गई और पंत जी के लिए बाल हृदय था इनका और प्रकृति सखी की तरह इनके अंदर घुल मिल गई। और इसीलिए पंत जी कहते भी हैं, हाँ सखी आओ, हाँ सखी आओ, बाँह खोल हम लगकर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जावें द्रुत अंतर ध्यान। ये कवि का लगाव बोल रहा है, प्रकृति से इनका बहुत लगाव था। देखिए, संध्या को बालिका का रूप इन्होंने दे दिया। कहते हैं कि मेरी आसे सरल बालिके बहुत धूल में खेली। अब यहाँ पर संध्या बालिका का रूप ले लिया, मानवीकरण कर दिए। तो यहाँ सौंदर्य वर्णन नहीं, सौंदर्य बोध है और प्रकृति यहाँ चेतन के रूप में है। देखिए, पंत का स्वभाव बालक जैसा था, बाल हृदय था, तो विज्ञान ने जिज्ञासा को, महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया। पंत बच्चों की भांति हैं, जितना लगाव होता है उतनी ही निराशा होती है। सबसे पहले पंत को प्रकृति आकर्षित करती है, लेकिन मोहभंग भी सबसे पहले इन्हीं को होता है। पंत जी विवेकानंद और अरविंद के दार्शनिक विचारों से प्रभावित थे और इनके काव्य में रहस्यवाद का प्रभाव आना स्वाभाविक था। पंत जी प्रकृति के कण कण में एक ही ईश्वरीय सत्ता का विविध रूप देखते हैं। इनकी कविता है मौन निमंत्रण। देखिए, इनकी कविता जो है वो है मौन निमंत्रण। इस कविता में स्तब्ध ज्योत्सना में इंगित करते हुए नक्षत्र मानो उसका रहस्य जानने का मौन निमंत्रण दे रहे हों। और विरह को पंत जी काव्य प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। पंत जी कहते भी हैं, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये पंत जी का जो विरह है, अर्थात वो मानते हैं कि वियोग में ही सृजन का निर्माण होता है, अर्थात जितना पीड़ा होगी उसी अनुपात में सृजन होगा। तो पंत जी, इनकी जो काव्य चेतना है वो निरंतर परिवर्तन और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ी है। छायावाद, प्रगतिवाद, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले गए हैं। युगांत लिखकर इन्होंने छायावाद के अंत की घोषणा कर दी, लेकिन प्रगतिवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। युगवाणी से होते हुए ग्राम्या में मानव जीवन के यथार्थ की तलाश करते हैं। नारी को महत्व देते हुए कहते हैं, नारी की स्थिति पर अपनी विवाक टिप्पणी करते हैं कि यौन नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। ये पंत जी का दृष्टिकोण था कि जो पंत जी जो है समाजवादी कवि थे, सबको लेकर चलने वाले थे, सबकी पीड़ा को व्यक्त करना जानते थे। वो चाहते थे कि समाज में समता स्थापित रहे। और पंत जी की जो संवेदना थी, पंत जी की संवेदना के साथ साथ भाषा का भी ये बंधन स्वीकार नहीं करते। जिस प्रकार
संवेदना में ये खुलकर बोलते हैं, क्योंकि संवेदना विस्तार लिए हुए है, उसी प्रकार इनकी भाषा भी विस्तार लिए हुए, किसी बंधन को ये स्वीकार नहीं करते। पंत जी कहते हैं, खुल गए छंद के बंध प्राण के रजत पास। अर्थात कह सकते हैं कि युग चेतना के अनुसार पंत के काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावनाएं भी विद्यमान हैं थी। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। ये है पंत की राष्ट्र प्रेम की भावना, जो मिट्टी से प्रेम करते हैं, अपने किसान से प्रेम करते हैं, जमीन से प्रेम करते हैं। तो इनकी भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। भाषा में कोमलता और माधुर्यपन दोनों विद्यमान हैं। भाव और कला दोनों दृष्टियों से पंत जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। इस कारण पंत जी हमारे सर्वश्रेष्ठ छायावाद के कह सकते हैं, ये छायावाद के पंत जी प्रतिनिधि कवि हैं। छायावाद के कैसे कवि हैं? प्रतिनिधि कवि हैं। शेष कवियों को हम लोग अगली क्लास में करेंगे।